व्यायाम की सारणी जो पूर्व प्रसंग में दी गई है उसके अनुसार हल्के व्यायाम के समय हृदय गति 110 होती है और बहुत भारी व्यायाम के समय 150 होती है। इस तुलना से प्रतीत होता है कि कामोत्कर्ष की अवस्था में कई व्यक्तियों के हृदय की गति हल्के व्यायाम जैसी होती है और कईयों की भारी व्यायाम जैसी। M&J के निष्कर्षों में कामोत्कर्ष के समय स्त्री पुरुष की श्वसन दर प्रति मिनट 40 रिकॉर्ड की गई है। संदर्भ 13 प्रकरण 17 प्रसंग हाइपर वेंटिलेशन। व्यायाम की सारणी के अनुसार अति भारी व्यायाम के समय श्वसन गति प्रति मिनट 30 होती है। काम शिखर के अवसर पर 40 की गति यह संकेत देती है कि उस समय व्यक्ति का श्रम अति भारी व्यायाम से कुछ अधिक होता है। थकान के प्रसंग में हमने जाना है कि अधिक श्रम से शरीर में मल पदार्थों का संचय होता है। इस मल का निवारण करने के लिए ऑक्सीजन युक्त रक्त की जरूरत होती है। यह कार्य श्वसन द्वारा पूरा होता है। कामोत्कर्ष के समय की अधिक श्वसन दर से यह प्रकट होता है कि उस समय शरीर में अति भारी व्यायाम की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसके निवारण के लिए शरीर की अनुकूलन व्यवस्था तीव्र श्वसन से ऑक्सीजन की पूर्ति करती है। रक्तचाप की विविधता। M&J के निष्कर्षों के अनुसार कामोत्कर्ष के समय स्त्रियों का संकोच कालिक रक्तचाप 30 से 80 के मध्य बढ़ता है तथा विस्तार कालिक रक्तचाप 20 से 40 के मध्य बढ़ता है। पुरुष का रक्तचाप स्त्री से तनिक अधिक बढ़ता है। संदर्भ 13 प्रकरण 17 ब्लड प्रेशर। व्यायाम की सारणी के अनुसार सामान्य संकोच कालिक रक्तचाप 120 माना गया है। उनमें 30 से 80 के मध्य की वृद्धि जोड़ी जाए तो कामोत्कर्ष के समय स्त्री का रक्तचाप 150 से 200 के मध्य हो सकता है तथा पुरुष का 108 से 220 के मध्य संभव है। रक्तचाप की विविधता का यह व्यापक पटल अनुसंधान पात्र व्यक्तियों के स्वास्थ्य की विविधता पर निर्भर प्रतीत होता है, पर इससे विदित होता है कि कामोत्कर्ष के समय का रक्तचाप कई स्त्री पुरुषों के लिए मामूली व्यायाम जैसे श्रम की अवस्था बताता है, कई जनों के लिए भारी व्यायाम की और कईयों के लिए अति भारी व्यायाम से भी अधिक के श्रम की अवस्था बताता है। व्यायाम की सारणी के अनुसार सामान्य विस्तार कालिक रक्तचाप 72 माना गया है। इसके अनुसार कामोत्कर्ष के समय स्त्री का विस्तार कालिक रक्तचाप 92 से 112 के मध्य बनता है। पुरुष का 92 से 122 तक हो सकता है। विस्तार कालिक रक्तचाप की यह विविधता भी व्यक्ति के सामान्य स्वास्थ्य पर निर्भर प्रतीत होती है। स्त्री और पुरुष का यह रक्तचाप अति भारी व्यायाम से भी अधिक श्रम प्रकट करता है। हृदय गति, श्वसन तथा रक्तचाप संबंधी इस तुलनात्मक विवरण का चार्ट इस पुस्तक के अंत में प्रस्तुत है। पसीने की प्रतिक्रिया। मास्टर्स एंड जॉनसन ने कामोत्कर्ष के उपरांत पसीने की प्रक्रिया के विषय में अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं, किंतु व्यायाम की सारणी में पसीने की प्रतिक्रिया के विषय में कुछ नहीं कहा गया है। अन्य स्रोतों संदर्भ 10 जिल्द 2 प्रकरण 16 प्रसंग फीचरर ऑफ इनर्वेशन ऑफ द स्वीट ग्लैंड्स एंड ब्लड वेसल्स, संदर्भ 2 जिल्द 11 प्रसंग स्वीट ग्लैंड्स तथा जिल्द 21 प्रकरण इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम्स प्रसंग दी स्वीट्स ग्लैंड्स से ज्ञात होता है कि कुछ स्वेद ग्रंथियां ताप संबंधी होती हैं और कुछ भाव संबंधी। ताप संबंधी स्वेद ग्रंथियों को एक्रिन स्वेद ग्रंथियां कहा जाता है। शरीर में ताप की मात्रा बढ़ने पर ये ग्रंथियां त्वचा की सतह पर पसीने की तह छोड़ती हैं। इनके वाष्पीकरण से शरीर में ताप की मात्रा अनुकूल रहती है। प्रति वर्ग इंच की दर के अनुसार इन ग्रंथियों की संख्या हथेली और पांव के तलवे की त्वचा में सबसे अधिक होती है। भाव संबंधी स्वेद ग्रंथियां एपोक्रिन कही जाती हैं। ये ग्रंथियां कांख, यौन अंगों के आसपास तथा बालों की जड़ों से संबंधित होती हैं। ये ग्रंथियां हार्मोनों द्वारा संचालित होती हैं। भाव संबंधी तनाव इन्हें संचालित करता है। भय के समय ठंडा पसीना फूटने के पीछे इन ग्रंथियों का कार्य होता है।
टिप्पणी। भाव संबंधी श्वेत ग्रंथियों की भूमिका पर विचार करने से यह अन्य तथ्य भी सामने आता है कि मानव की कांख तथा उसके यौनांगों के आसपास के रोए वह संधि काल में स्थूल होते हैं। यही समय मुख्य युव सुलभ ग्रंथियों की क्रियाशील होने का भी है। इससे अनुमान होता है कि इस वर्ग की श्वेत ग्रंथियों का युव सुलभ हार्मोनों से विशेष संबंध है। नर और मादा की विशेष गंध की उत्पत्ति का कारण भी यही श्वेत ग्रंथियां प्रतीत होती हैं। ताप संबंधी श्वेत ग्रंथियां कामोत्कर्ष के बाद शमन अवस्था में अधिक क्रियाशील होती हैं, किंतु शरीर में ताप की अधिक मात्रा कामोत्तेजना की अवस्थाओं में अधिक होती है। इस तप्त अवस्था में इन श्वेत ग्रंथियों की क्रिया का स्थगित रहना यह प्रकट करता है कि प्रकृति कामोत्तेजना के अवसर पर ताप की एक विशेष मात्रा का देर तक बने रहना आवश्यक मानती है। यह हाइपोथैलेमस के ताप संबंधी केंद्रों का परिचय फिर से देने का अवसर है। यूं तो हाइपोथैलेमस के तीनों मुख्य केंद्र ताप का नियमन करते हैं, किंतु ट्यूबर सिनेरियम नामक मुख्य मध्यम केंद्र को उद्दीप्त करने से जो ताप बढ़ता है वह कभी कभी देर तक बना रहता है। प्रस्तुत पुस्तक प्रकरण 2 भाग 2 प्रसंग हाइपोथैलेमस। यह ताप कितनी देर तक बना रह सकता है और क्यों बना रहता है, इस विषय में यह उद्धरण मौन है, लेकिन हमारा अनुमान है कि अतिशक्ति की तत्कालीन संचित मात्रा के पूरे विसर्जन होने तक शरीर की अनुकूलन व्यवस्था इस ताप को बनाए रखती है। शायद कामोत्कर्ष वह काल्पनिक उबाल बिंदु है जिसके बाद शरीर का तप्त रहना अनिष्ट कारक हो सकता है। इस अनिष्ट को बचाने के लिए संभवतः शरीर की वही अनुकूलन व्यवस्था कामोत्कर्ष के बाद ताप संबंधी श्वेत ग्रंथियों को क्रियाशील करती है और शरीर को फिर से सामान्य स्थिति में लाती है। इस प्रश्न का उत्तर अब तक अज्ञात है कि शमन अवस्था में ये श्वेत ग्रंथियां पुरुष की अपेक्षा स्त्री के शरीर के अधिक भाग को क्यों प्लावित करती हैं। हो सकता है कि काम दमक। प्रस्तुत पुस्तक प्रकरण 3 भाग 2 प्रसंग मास्टर्स एंड जॉनसन एवं उनके अनुसंधानों का परिचय के साथ इसका संबंध हो अथवा इसका कोई अन्य कारण हो। शारीरिक व्यायाम के समय ताप संबंधी श्वेत ग्रंथियों की क्रियाशीलता अधिक देर तक स्थगित नहीं रहती। जैसे जैसे पेशियों के श्रम से ताप उपजता है वैसे वैसे ये ग्रंथियां सक्रिय होकर जल की मात्रा त्वचा की सतह पर छोड़ती रहती हैं। काम तनाव को सुखद और सुरक्षित बनाने वाले घटक। व्यायाम और कामोत्तेजना की अवस्थाओं के दौरान शरीर में होने वाले परिवर्तनों की तुलना करने से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि कामोत्कर्ष की अवस्था में कई व्यक्तियों में सामान्य श्रम जैसे शारीरिक लक्षण प्रकट होते हैं। कई व्यक्तियों में भारी श्रम तथा कईयों में अति भारी श्रम के लक्षण प्रकट होते हैं। कामोत्कर्ष संबंधी विवरण में संकटकारी लक्षण हैं। विस्तारकालिक रक्तचाप का बहुत अधिक बढ़ना। सामान्यतः यह रक्तचाप जब 90 मिलीमीटर से अधिक बढ़ता है तो चिंता की बात समझी जाती है, किंतु कामोत्कर्ष के समय इस रक्तचाप के 92 से 122 तक पहुंचने की संभावना बनी रहती है। इस संकटकालीन अवस्था और उच्चतम श्रम की अवस्था के बावजूद कामुकता के श्रम की पुनरावृत्ति करने की ललक व्यक्ति में उठती रहती है। ऐसा क्यों होता है और इस उच्च श्रम के बावजूद व्यक्ति अनिष्ट से कैसे बचा रहता है? इन प्रश्नों का उत्तर खोजने से हम पाते हैं कि इस सुरक्षा व्यवस्था का कारण एड्रिनल मध्य भाग के। प्रस्तुत पुस्तक प्रकरण 2 भाग 2 प्रसंग एड्रिनल मध्य भाग तथा सेरोटोनिन। प्रस्तुत पुस्तक प्रकरण 3 भाग 3 प्रसंग हर्षवर्धक एक स्राव के स्राव हैं। इस श्रम को सुखद बनाने वाले घटकों में रुचि का भी महत्व है। रुचि और उकताहट प्रत्येक क्रिया का प्रभाव बदल देती है। मेरे सामने की बात है कि एक युवती को 5-6 किलोग्राम के लगभग वजन का तरबूज उठाकर पैदल चलना पड़ा। वह युवती रास्ते भर उस वजन को एक बाजू से दूसरे बाजू पर बदलती रही। यह वजन उठाते समय उसके चेहरे पर थकान के चिन्ह थे। उसी युवती को मैंने कुछ समय पहले
तरबूज से लगभग दुगने वजन का बोझ उठाकर चलते देखा था। पहले से ज्यादा फासला उसने बिना बाजुओं का भार बदले पूरा किया था। उस समय उसके चेहरे पर थकान की परछाई तक न थी। दोनों प्रकार के श्रम के अलग अलग प्रभाव का कारण यह था कि यह दुगना वजन उसकी प्यारी संतान का था। एक आवश्यक स्पष्टीकरण। काम क्रीड़ा के दौरान होने वाले शक्ति विसर्जन में और व्यायाम के दौरान होने वाले शक्ति विसर्जन में अंतर स्पष्ट करना भी जरूरी है। व्यायाम मुख्यतः शरीर की क्रिया है। इस क्रिया के दौरान पाचन संस्थान पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे शक्ति के अर्जन विसर्जन का चक्र संतुलित ढंग से चलता रहता है। काम क्रीड़ा तन और मन की सम्मिलित क्रिया है। इसमें मन पहल करता शरीर मन की कामना को क्रियान्वित रूप देने के लिए बाद में शामिल होता है। काम क्रीड़ा को सफल बनाने के लिए युवा सुलभ हार्मोनों के साथ एड्रीनेलिन मध्य भाग के हार्मोन भी भाग लेते हैं, जिससे पाचन संस्थान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। व्यायाम का श्रम अधिकतर जनों को सामान्यतः रुचिकर नहीं लगता है, इसलिए उसकी अति होने की संभावना कम होती है। काम क्रीड़ा का श्रम रुचिकर होता है, अतः सामान्यतः इस श्रम के बार बार करने की इच्छा व्यक्ति में उठती है। यदि काम क्रीड़ा की पुनरावृत्तियां व्यक्ति में बनने वाली अतिशक्ति को विसर्जित करती हैं, तो इस क्रिया का प्रभाव भी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर सकारात्मक पड़ता है। यदि काम क्रीड़ा की पुनरावृत्तियां इस सीमा से बढ़ जाएं, तो जीवन शक्ति अतिशक्ति में रूपांतरित होने लगती है, जिससे शरीर की प्रतिरक्षा व्यवस्था प्रभावित होती है। पुरुष के विराम काल के पोषक अनेक मत। अब हम लौटकर पुरुष के अनिवार्य विराम अवस्था का विषय फिर से लेते हैं। पुरुष के अनिवार्य विराम काल के विषय में मास्टर्स एंड जॉनसन के निष्कर्ष इस प्रकरण में पहले चर्चित हो चुके हैं। प्रस्तुत प्रकरण प्रसंग कुछ अनुसंधानों का सार। अब हम इस विषय पर भारतीय यौन आचार्यों के मत प्रस्तुत करते हैं। प्राचीन यौन शास्त्री वात्स्यायन एक अन्य आचार्य औद्दालके का मत प्रस्तुत करते हैं। वीर्य स्खलन के उपरांत पुरुष का आवेश समाप्त हो जाता है। उस समय उसे स्त्री की आवश्यकता नहीं रहती, किंतु स्त्रियों की प्रकृति ऐसी नहीं होती। संदर्भ 15 2-1-14। वात्स्यायन एक अन्य सूत्र में बाव्रभ्य आचार्यों का मत भी उद्धृत करते हैं। मैथुन के अंतिम समय यानी वीर्य स्खलन के समय पुरुष को संभोग सुख प्राप्त होता है, किंतु स्त्रियों को आरंभ से ही सुख का अनुभव होने लगता है। स्त्री के मन में स्खलित होने के बाद भी यानी संभोग की अवस्था में बने रहने की इच्छा होती है। बाद के प्राचीन यौन विशेषज्ञ ज्योतिश्वराचार्य ने पुरुष की अनिवार्य विराम अवस्था को देखकर संभवतः यह मत स्थिर किया था। स्त्री में पुरुष से 8 गुना काम शक्ति होती है। संदर्भ 23-3-36। आधुनिक भारत के एक यौन चिकित्सक डॉक्टर प्रकाश कोठारी पुरुष की विराम अवस्था का उल्लेख इन शब्दों में करते हैं। भारतीय पुरुष स्त्री को नींद की गोली के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। संदर्भ हिंदी साप्ताहिक दिनमान 19 अक्टूबर 85। अंग्रेजी मासिक सोसाइटी जून 85। विश्व के सभी क्षेत्रों में पुंसत्व वर्धक औषधियों की भारी मांग यह प्रकट करती है कि जो उद्धरण भारत के संदर्भ के साथ यहाँ दिए गए हैं, वे विश्व के अन्य भागों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। विराम काल के साथ शीघ्र स्खलन भी। पुरुष के अनिवार्य विराम काल के कारणों की खोज करने पर कोई निश्चित मत प्राप्त नहीं होता। कुछ धुंधले सूत्र मिलते हैं, जिन पर विचार करके शायद हम किसी समय इसका निश्चित कारण जान पाएं। इन सूत्रों में एक है वीर्य का स्खलन।
पुरुष प्रत्येक संभोग के समापन के अवसर पर वीर्य स्खलित करता है। इस बात को यूं भी कहा जा सकता है कि पुरुष का वीर्य स्खलन मैथुन का समापन काल निश्चित करता है। स्त्री भी उत्तेजना के प्रथम सोपान से कामोत्कर्ष के दौरान योनि से कुछ स्राव विसर्जित करती है, किंतु वे स्राव इतने कम होते हैं कि वे केवल योनि मार्ग को लसीला ही बना पाते हैं। शरीर वैज्ञानिकों ने स्त्री पुरुषों के यौनांग से विसर्जित होने वाले इन स्रावों का विश्लेषण करके अपने निष्कर्ष प्रकाशित किए हैं। अधिक विवरण के लिए देखें संदर्भ ग्रंथ सूची का पुस्तक क्रम 29 तथा 30, किंतु उनसे विराम अवस्था का कारण पूरी तरह स्पष्ट नहीं होता। मास्टर्स एंड जॉनसन अन्य अनुसंधानकर्ताओं के हवाले से वीर्य की विपुल मात्रा के स्खलन को पुरुष के शिखर सुख का आवश्यक अंग मानते हैं। उनकी इस मान्यता का सार इस प्रकार है। संदर्भ 13, प्रकरण 14, प्रसंग स्टेज 2, फेज 2। पुरुष जब लंबे समय के अंतराल के बाद मैथुन में प्रवृत्त होता है तो उस समय उसके स्खलित होने वाले वीर्य की मात्रा अधिक होती है। यदि विराम काल के तुरंत बाद वह पुनः कामोत्कर्ष प्राप्त करता है तो विसर्जित वीर्य की मात्रा कम हो जाती है। अधिक मात्रा के वीर्य विसर्जन वाला कामोत्कर्ष पुरुष के लिए अधिक संतुष्टकारी होता है। पुरुष के पहले कामोत्कर्ष के अधिक संतुष्टकारी होने के अनेक कारणों में वीर्य की विपुल मात्रा हो सकती है, किंतु यह एकमात्र कारण नहीं है। पुरुष के विराम काल का कारण जानने के लिए हम इसी पुस्तक में पहले प्रस्तुत किए गए कुछ अनुमानों पर विचार करते हैं। उदाहरणतः यह कि नर सुलभ हार्मोन अधिक ताप उपजाते हैं। मादा सुलभ हार्मोनों में अवसादक तत्वों की तनिक मिलावट होती है। प्रस्तुत पुस्तक प्रकरण 4, भाग 4, प्रसंग नर मादा के काम व्यवहारों का जैव रसायन आधार तथा उस पर टिप्पणी। युव सुलभ हार्मोनों द्वारा उपजा यह ताप क्लिनिकल थर्मामीटर से नहीं नापा जा सकता, क्योंकि यह ताप शरीर में संचित रह नहीं सकता। उत्पन्न होने के साथ साथ वातावरण में विलीन होता रहता है। इस ताप के अस्तित्व की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि शुक्र कीटाणु की उत्पत्ति की व्यवस्था प्रकृति ने पुरुष के मुख्य धड़ से बाहर एक थैली में की है, और यह भी कि यह थैली शरीर के तापमान के अनुसार फैल या सिकुड़कर मुख्य धड़ से दूर या निकट होती रहती है। प्रस्तुत पुस्तक प्रकरण 2, भाग 2, प्रसंग नर सुलभ मुख्य ग्रंथियां अंडकोश। और यह भी कि ये शुक्र कीटाणु स्त्री के धड़ में प्रवेश करके न केवल जीवित रहते हैं बल्कि गर्भ के रूप में विकसित भी होते हैं। हाँ, यदि योनि मार्ग के स्राव अम्लीय हों तो ये शुक्र कीटाणु गर्भाशय तक जीवित नहीं पहुंच पाते। अम्लीय के विषय में आयुर्वेद का मत है कि अम्ल रस स्पर्श में शीतल तथा प्रभाव में उष्ण होता है। संदर्भ 4, सूत्र स्थान 10:10। यदि हम यह मान लेते हैं कि नर सुलभ हार्मोन अधिक ताप उपजाते हैं तो इससे संबंधित यह कथन भी मान्य होना चाहिए कि जो जितना अधिक तप्त होना है वह उतनी अधिक शक्ति की मात्रा व्यय भी करता है। परिणाम यह कि वह पहले थकता भी है। इसी से जुड़ी हुई मान्यता यह भी है कि मादा सुलभ हार्मोनों में अवसादक तत्व का मेल होता है। यह अवसादक तत्व थर्मोस्टेट का कार्य करके ताप को एक सीमा से अधिक बढ़ने नहीं देता। इस मान्यता के अनुसार स्त्री को पुरुष की तुलना में थकान का अनुभव देर से होना चाहिए। नर और मादा के हार्मोनों का यह अंतर यह आभास देता है कि काम क्रीड़ा में पुरुष का श्रम स्त्री के श्रम से कहीं अधिक होता है। मास्टर्स एंड जॉनसन बताते हैं कि कामोत्कर्ष काल में पुरुष का रक्तचाप स्त्री से तनिक अधिक होता है। यह तथ्य भी काम क्रीड़ा में पुरुष के अधिक श्रम की ओर संकेत करता है। पुरुष के वीर्य स्खलन तथा उसके विराम काल का संबंध कहीं न कहीं उसकी शारीरिक या मानसिक थकान से है, और वह थकान उसे सामान्यतः स्त्री से पहले अनुभव होती है। वीर्य स्खलन उस थकान की पुरुष सुलभ अभिव्यक्ति है। वीर्य स्खलन के उपरांत पुरुष कुछ समय के लिए काम क्रीड़ा जारी रखने में असमर्थ हो जाता है।
इस असमर्थता के निवारण के लिए अथवा वीर स्तंभन के लिए वह कभी पलंग तोड़ गोलियों की ओर लपकता है, कभी पिस्तौल छाप कैप्सूलों का सेवन करके काम युद्ध में यौन साथी को हराना चाहता है। वात्स्यायन पुरुष के शीघ्र स्खलन को एक सर्वसम्मत तथ्य मानते हैं। संदर्भ 15:2-1-36। इसके निवारण के लिए वाजीकरण योग भी अपनी पुस्तक में बताते हैं। वात्स्यायन तथा उनके बाद के यौन शास्त्रियों की तथा प्राचीन चिकित्सकों की सुझाई हुई कुछ औषधें इस पुस्तक के परिशिष्ट में उद्धृत कर रहे हैं। प्रस्तुत पुस्तक परिशिष्ट भाग 2, प्रसंग वीर स्तंभक कुछ औषधें, प्रसंग काम शक्ति वर्धक कुछ औषधें। यह वात्स्यायन के केवल एक ऐसे सूत्र की व्याख्या दे रहे हैं जिसमें पुरुष के स्खलन से पहले स्त्री की काम तुष्टि करने का शरीर श्रम संबंधी उपाय सुझाया गया है। संभोग काल में चुंबन, आलिंगन तथा कुछ मर्दन द्वारा स्त्री को इस प्रकार द्रवित करना चाहिए कि पुरुष से पहले स्त्री की कामेच्छा पूरी हो जाए। फिर अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रचंड वेग से मैथुन करना चाहिए। संदर्भ 15:2-1-30। इसी सूत्र में यह भाव भी कहीं छिपा है कि पुरुष का प्रचंड वेग ही उसके शीघ्र स्खलन का कारण है। अतिशक्ति संबंधी हमारी मान्यता के अनुसार यह स्खलन वास्तव में अतिशक्ति की तत्कालीन संचित मात्रा का है। इस मान्यता के अनुसार वात्स्यायन के सुझाव का आशय हम यह लेते हैं कि पुरुष यदि शीघ्र स्खलन से बचना चाहे तो उसे चाहिए कि वह मैथुन के आरंभ में अपना पेशी श्रम कम करे और स्त्री का पेशी श्रम बढ़ाए। इस विधि से स्त्री की तत्कालीन संचित अतिशक्ति अधिक विसर्जित होगी और वह उत्तप्त होकर एक काल्पनिक उबाल बिंदु पर पुरुष से पहले पहुंचेगी। इससे उसे पुरुष के वीर स्खलन से पहले एक बार शिखर सुख प्राप्त हो जाएगा। इसके उपरांत पुरुष वेग पूर्वक अपना पेशी श्रम बढ़ाकर जब कामोत्कर्ष प्राप्त करेगा तो स्त्री के लिए वह अवसर दूसरे शिखर सुख का होगा। समापन टिप्पणी। अब तक के विवरण में यह कहीं नहीं आया है कि रति क्रीड़ाओं की श्रृंखला के दौरान स्त्री भी किसी क्षण विराम की अवस्था में लीन होती है या होना चाहती है, किंतु यह चर्चा हुई है कि स्त्री को पहले कामोत्कर्ष की अपेक्षा दूसरा तथा तीसरा अधिक सुखद लगता है। प्रश्न यह उपजता है कि पहले कामोत्कर्ष के उपरांत स्त्री कौन सी कमी अनुभव करती है जिसकी पूर्ति के लिए वह दूसरे या तीसरे उत्कर्ष की कामना करती है। इसका उत्तर यह है कि वास्तव में वह भी पुरुष की तरह विराम की अवस्था में लीन होना चाहती है। विराम काल की शिथिलता वास्तव में थकान की उच्चतम अवस्था है। यह अवस्था तत्कालीन शक्ति शून्यता की देन है और यही शिथिलावस्था ही काम तनाव रूपी श्रम का पुरस्कार भी है। प्राक क्रीड़ाओं को अधिक देर तक जारी रखना तथा पुरुषों का स्तंभक औषधों का प्रयोग करना, इन सब का उद्देश्य इस शिथिलावस्था को अधिक गहन बनाना है। जो शिथिलावस्था पुरुष सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश प्रथम कामोत्कर्ष में प्राप्त कर लेता है, उसी शिथिलता को पाना स्त्री की काम क्रीड़ा का लक्ष्य होता है। किंतु किन्हीं जैव रासायनिक कारणों से स्त्री को वह अवस्था प्राप्त करने में पुरुष से अधिक समय लगता है, इसलिए अनेक बार वह अतृप्त रह जाती है। कामुकता के क्षेत्र में अतृप्ति का अर्थ है तत्कालीन संचित अतिशक्ति का पूरा न निचोड़ पाना और तृप्ति का अर्थ है एक अस्थायी काल के लिए शक्ति शून्यता की अवस्था। परिशिष्ट भाग 1। 8 प्रकार के आलिंगन। संदर्भ 15:2-2-14 से 26 तक के सूत्रों का भावार्थ। बाभ्रवीय आचार्यों द्वारा बताए गए 4 प्रकार के आलिंगन, जैसे लता शाल वृक्ष को लिपट जाती है, वैसे ही स्त्री पुरुष को अपने आलिंगन में लपेटती है और चुंबन की इच्छा से पुरुष के मुख को अपने मुख की ओर झुकाती है। तत्पश्चात शीतकार करती हुई चुंबन करती है। इसे लता वेष्टित तक आलिंगन कहते हैं।
स्त्री अपने एक पांव से पुरुष का एक पांव दबाती है, दूसरी टांग से पुरुष की टांगों को लपेट लेती है। साथ ही एक हाथ पुरुष की पीठ पर रखती है, दूसरे हाथ से पुरुष की गर्दन को नीचे की ओर झुकाती है। सीतकार करती हुई पुरुष के मुंह को चूमती है। इस आलिंगन को वृक्षाधिरूढ़क कहा जाता है। ये दोनों प्रकार के आलिंगन संभोग से पूर्व खड़े होकर किए जाते हैं। अब लेटकर किए जाने वाले आलिंगन के विषय में बताते हैं। बिस्तर पर लेटे हुए स्त्री और पुरुष दोनों भुजाओं पर दोनों टांगों से एक दूसरे को लपेटे में लेकर आलिंगन करते हैं। इस आलिंगन को तिल तंदुलक कहा गया है। इस आलिंगन में स्त्री पुरुष के शरीर एक दूसरे में इस तरह मिले हुए दिखाई देते हैं जैसे तिल और चावल। कामावेश की अधिकता में स्त्री पुरुष के शरीर एक दूसरे में मिलकर एक जैसे प्रतीत होने लगते हैं। इसे क्षीर जलक आलिंगन कहा जाता है, अर्थात जल तथा दूध जैसा मिश्रण। इस आलिंगन में कामावेश की अधिकता के कारण हानि लाभ के विचार का होश दोनों को नहीं रहता। सुवर्ण नाभ आचार्य के बताए हुए 4 प्रकार के आलिंगन। स्त्री और पुरुष एक दूसरे के आमने सामने की करवट में लेटकर एक दूसरे की जांघों को भरपूर शक्ति से दबाते हैं। इस आलिंगन को उरूप घूतन कहा जाता है। एक दूसरे के सामने करवट करके लेटे हुए स्त्री पुरुष में से स्त्री पुरुष की जांघों को दबाती हुई पुरुष के ऊपर लेट जाए और उसका चुंबन करे, उसके शरीर पर दांतों और नाखूनों के चिन्ह बनाए। आलिंगन की इस अवस्था को जघनोपगूहन कहा गया है। स्त्री अपने स्तनों का भार पुरुष की छाती पर डाले, फिर पुरुष को कसकर दबाए। इस आलिंगन को स्तनालिंगन कहते हैं। मुंह के सामने मुंह, आंखों के सामने आंखें, मस्तक के सामने मस्तक को मिलाकर एक दूसरे को स्त्री पुरुष दबाएं। इस आलिंगन का नाम ललाटिका है। मैथुन सुख बढ़ाने वाले कुछ आसन। आचार्य सुवर्ण नाभ के मत के अनुसार कुछ आसनों यानी मैथुन मुद्राओं का उल्लेख कर रहे हैं। संदर्भ 15 2-6-24-31 तक का भावानुवाद। 1. मैथुन के समय जब स्त्री अपनी दोनों टांगों को ऊपर की ओर तानती है उसे भुग्नक आसन कहते हैं। 2. पुरुष जब स्त्री की तानी हुई दोनों टांगों को अपने कंधों पर टिका लेता है उसे झुर्भिंतक आसन कहते हैं। 3. पीठ के बल लेटी हुई स्त्री अपनी टांगों को अपने ऊपर लेटे पति की छाती के नीचे मोड़ लेती है और पुरुष उन टांगों को दबाकर संभोग करता है तो उस आसन को उत्पीड़तक कहते हैं। 4. पीठ के बल लेटी हुई स्त्री अपनी एक टांग का घुटना मोड़कर अपने ऊपर लेटे हुए पुरुष की छाती से सटाकर संभोग में भाग लेती है। फिर उस टांग को पसारकर दूसरी टांग का घुटना मोड़कर वही क्रिया दोहराती है। इस प्रकार बारी बारी से बदले जाने वाले आसन को अर्धपीड़ितिक कहते हैं। 5. पीठ के बल लेटी हुई स्त्री अपने ऊपर लेटे हुए पुरुष के एक कंधे पर टांग टिकाकर संभोगरत होती है। फिर उस टांग को नीचे पसारकर दूसरी टांग दूसरे कंधे पर रखकर संभोग में भाग लेती है। इन क्रियाओं से युक्त आसन को वेणुदारितक कहते हैं। 6. स्त्री एक टांग पुरुष के सिर पर रखे और दूसरी को नीचे पड़ी पसारी रहने दे। फिर दूसरी टांग को पुरुष के सिर पर रखकर पहली को नीचे पसारे। दोनों प्रकार की मुद्राओं में संभोग बना रहे। इस आसन को शूलाचितक कहते हैं। यह आसन अभ्यास से सिद्ध होता है। 7. जिस प्रकार केकड़ा अपने पांवों को सिकोड़ता है उसी प्रकार पीठ के बल लेटी हुई स्त्री अपने दोनों घुटनों को सिकोड़े और पुरुष की नाभि से अपनी नाभि सटाकर संभोग में भाग ले। इस मुद्रा को काकरटक आसन कहते हैं। 8. पीठ के बल लेटी हुई स्त्री अपनी एक जांघ को अपनी दूसरी जांघ से दबाकर संभोग में भाग लेती है तो पीड़ितक आसन की मुद्रा बनती है। अन्य आचार्यों द्वारा सुझाए गए कुछ आसन। संदर्भ 15
2, 6, 37 से 40। 1. स्त्री पुरुष एक दूसरे के सहारे खड़े होकर संभोग करें अथवा किसी खंबे के सहारे खड़ी होकर संभोग करें। इन मुद्राओं से युक्त आसन को स्थित रत कहते हैं। 2. पुरुष दीवार की आड़ लेकर खड़ा हो और अपने दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में अड़ाकर दोनों हाथों के इसी सहारे स्त्री को बैठा दे। बैठी हुई स्त्री अपने दोनों बाजुओं की माला बनाकर पुरुष की गर्दन में डाले और अपनी दोनों टांगों को दीवार से टिका दे। इस मुद्रा में झूलती हुई वह संभोग में भाग ले। इस मुद्रा का नाम अवलंबित आसन है। 3. स्त्री चारों हाथ पांवों के बल पर गाय की तरह खड़ी हो जाए और पुरुष बैल की तरह पीछे से संभोग करे। इस आसन को धेनु कहते हैं। इस आसन में छाती की बजाय पीठ को दबाया जाता है।